तो व्हाट इज अप गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका कि बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज का टॉपिक है हमारा तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इंग्लिश ग्रामर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2021 में कुछ नए सिलेबस में चेंजेस आए हैं। तो वो सिलेबस के चेंजेस ये हैं। तो हमारे 2021 के सिलेबस में कुछ चीज़ें कट हो गई हैं, और क्यों कट हो गई हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो फिर पहले देख लेते वो चीज़ें कट क्या हुई हैं और उनके मार्क्स कितने थे। तो पहला चीज़ जो कट हुआ वो है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस मतलब आपको ना एक नंबर का क्वेश्चन आता था कि एक सेंटेंस मिलता था, वो एक्टिव वॉइस में रहता था। एक्टिव वॉइस में क्या रहता था कि कोई सब सेंटेंस रहता था जिसका कि सब्जेक्ट डूअर रहता था। अरे सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत कॉमन सा, राम ईट्स एन एप्पल। उसको आपको क्या करना होता था कि पैसिव कन्वर्ट करके लिखना होता था। तो वो हट गया है। ओके, तो उसका क्या हो जाता था पैसिव। वो सब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस से हट चुका है ग्रामर के। जो आता था वैसे भी एक नंबर का था, ज़्यादा मार्क्स नहीं थे उसके। दूसरा क्या था, क्लाउज हटा है। ओके, तो क्लाउज में क्या आता है, क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। उस ग्रुप ऑफ वर्ड में आपको एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है, बस उसी को क्लाउज कहते हैं। और एक बात वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सब तो हट चुका है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्लाउज जो है सेंटेंस के बिना अधूरा है, बट सेंटेंस क्लाउज के बिना अधूरा नहीं है। जैसे कि देखिए क्लाउज में क्या होता है, वी वॉच, एक सब्जेक्ट लिया और एक वर्ब ले लिया। ओके, इजी है, मतलब ये सब हट चुका है। प्रीपोजिशन, अरे जैसे कि यूज़ होता था जो टू, ऑफ, बिटवीन, ओवर, ये सब जो यूज़ होता था प्रीपोजिशन, एक दो नंबर के क्वेश्चन आते थे उससे, वो भी हट चुका है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा नया सिलेबस है क्या जिससे कि आप इंग्लिश को बहुत ही फुल स्टॉप में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरी चांद, मेरे गुलाब जामुन, कि आपके इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर होगा वो 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, पूरा इंग्लिश का पेपर आपको 100 नंबर का आएगा। ठीक है, उसमें से क्या क्या आएगा, 20 नंबर आपके तो स्कूल वालों के पास रहता है। तो 12 नंबर का जो ग्रामर आएगा उसमें हम फुल में फुल कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आता है क्या, रीअरेंजमेंट और एक ओमिशन। तो एक एक करके तीनों पे हम बात करते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हम आते हैं गैप फिलिंग पे। ओके, तो गैप फिलिंग में आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा, देखिए नीचे दिख जाएगा आपको। उस क्वेश्चन में आपको ये सारे जो 4 शब्द हैं उसी को फिल करना है। कौन बनेगा तुम्हारा पति, आई मीन करोड़पति, यही खेलना है आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसको मैं ना, अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और ये आपके इंग्लिश के पेपर के लिए खतरनाक साबित होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ढासू ट्रिक। उस ढासू ट्रिक में आपको ये देखना है कि जो फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक है, उसके एक वर्ड दो वर्ड पहले और उसके एक दो वर्ड बाद के वर्ड ही देखने हैं। उसके ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए वैसे ही काम करते हैं। अमिताभ बच्चन इज डैश ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या होगा यहाँ पे, इज ग्रेटेस्ट, इज ग्रेटेस्ट, क्या इज ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या लग सकता है यहाँ पे बताइए। 1 लगेगा, 2 लगेगा, ए लगेगा या ऑफ लगेगा। अमिताभ बच्चन इज 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट, नहीं ना, अमिताभ बच्चन इज 1 ऑफ द ग्रेटेस्ट। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। अरे इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस। आपको महसूस होना चाहिए कि आप जो वर्ड वहाँ पे लगा रहे हो वो वर्ड वहाँ पे फिट हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो गलत है। ओके, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा 1। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी चाइनीज़ है, मैं चाइनीज़ लिखता हूँ तो इग्नोर करिएगा उसको, अभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। ओके, तो फिर बाकी बचे इतने सारे वर्ड्स, इन्हें हमको नहीं पढ़ना है। ओके, अब ब्लैंक के जस्ट पहले वाला वर्ड देखेंगे और उसके बाद वाला वर्ड देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। कमांड डैश द लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होता है ना। हाँ, कमांड डैश द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगा। तो कैसे होगा, कमांड अपॉन द लैंग्वेज। किसी भाषा के ऊपर ना कमांड होता है कि नीचे कमांड होता है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, ऑफ है, ओवर है, अपॉन है। अपॉन, अपॉन मतलब होता है ऊपर, है ना। तो कमांड अपॉन द लैंग्वेज यहाँ पर होगा हमारा अपॉन। ओके,
तो फिर अगला हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ब्लैंक के पास का क्या है, अनपैरेलल्ड डैश हिज हिस्ट्रियोनिक। ओ ये तो नया वर्ड आ गया, हिस्ट्रियोनिक का मतलब नहीं पता है ना आपको, कोई बात नहीं यार, उतना जानने की जरूरत क्या है। हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अनपैरेलल्ड डैश इज हिस्ट्रियोनिक टैलेंट्स। हिस्ट्रियोनिक का मैं मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं। टैलेंट्स टू, उसके आगे के वर्ड्स पढ़ेंगे, टू आर अमंग द। ओके, तो मतलब यहाँ पर बात क्या से हो रही है, फील समझिए आप कि अनपैरेलल्ड और कभी कभी उसके हिस्ट्रियोनिक टैलेंट्स। ओके, समटाइम्स, यहाँ पर आपको समटाइम्स लगेगा, टू आर अमंग द डैश दिस कंट्री। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर समटाइम्स लगेगा। डी नंबर हम देखते हैं, टू आर अमंग द डैश दिस कंट्री। अमंग द क्या हो सकता है, अब इस कंट्री में क्या होगा जिसके हम बातें कर रहे हैं, वो क्या होंगे, बेस्ट अभी छोड़िए, बेटर। आप यहाँ पर वर्ड लगा के देखो, टू आर अमंग द बेटर दिस कंट्री, फिट बैठ रहा है नहीं ना, वर्ड्स लगा के देखो, टू आर अमंग द वर्स्ट दिस कंट्री, वैसे फिट तो बैठ रहा है पर उनके लाइफ स्पैन पे फिट नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर बेस्ट लगेगा। ओके, तो क्या है, वो पूरी कंट्री में बेस्ट माना जाता है, उनका जो टैलेंट है। ओके, यहाँ पर हमारा बेस्ट लगेगा। दिस कंट्री डैश प्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए यहाँ पर, दिस कंट्री डैश प्रोड्यूस्ड, ये जो कंट्री है उसने बनाया है। ओके, कंट्री क्या है, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है ना, तो कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड होगा। वाज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट की थोड़ी ना बात हो रही है, वो तो अभी भी हमारे साथ है ना, तो वाज नहीं लगेगा। और हैव कहाँ लगता है, प्लूरल में लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट में, तो कंट्री तो हमारा प्लूरल है नहीं, कंट्रीज होता तो प्लूरल होता, तो उसमें हैज़ हैव नहीं लगेगा। और हैड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही है, वो तो अभी भी हमारे साथ है। बचा क्या, हैज़, दिस कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। फीलिंग आ रही है, समझ आ रहा है ना कि मतलब सेंटेंस सही है, इस कंट्री ने बनाया है, दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। ओके, इवन नाउ, अभी तक, ही डैश टू बी द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ द कंट्री। मतलब क्या, अभी तक वो मोस्ट पॉपुलर है इस कंट्री के एक्टर, तो क्या होगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी तक है ना, तो प्रेजेंट में क्या लगता है, हैड तो लगेगा नहीं, हैव प्लूरल में लगता है, इज यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, ही इज टू नहीं ना आ रहा है समझ, हैज देखी, ही हैज टू बी द मोस्ट, है ना, यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस, आपको सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए तो बना लोगे। ओके, तो ये था हमारा गैप फिलिंग। गैप फिलिंग में आपको बताएं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल जो आपका पैसिव वॉइस हट गया। पैसिव वॉइस में क्या लगता था, जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो फिर कोई हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, अब वो सब हट चुका है आपका, तो इसीलिए ये जो नया पैटर्न पे बनाया है ये बिल्कुल आसान सा आपको आएगा इसी तरह से, ठीक है। तो फिर अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है हमारा ओमिशन। ओके, तो हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पोर्शन है 4 नंबर का, वो आता है क्या, ओमिशन। ज़्यादातर बच्चों की इनमें लग जाती है, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ओमिशन चुटकियों में कर सकते हो। ओके, तो फिर आप जब भी ओमिशन देखते हो तो ओमिशन में कोई भी सेंटेंस के बीच में गलती फाइंड करनी होती है, वो गलती कोई भी हो सकती है, वर्ब की फॉर्म गलत हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब गलत हो सकता है, कोई आर्टिकल मिसिंग हो सकता है, बी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपको बस प्लूरल सिंगुलर का भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो अब बस आपको जब ओमिशन बनाना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब बनाओ तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है। और फिर जो आप वर्ड्स आपको सही लगते हैं उनको आप मार्क करके चलो, और जो आपको थोड़े से मतलब अटपटे टाइप लगते हैं, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका, उन पे आप ध्यान दो। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन से। ओके, कश्मीर वैली वॉज, कश्मीर वैली में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, कश्मीर की वादियाँ, वॉज कंसिडर्ड, वॉज के बाद कंसिडर्ड लगाया, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई बात नहीं, पैसिव की बात हो रही है, सब्जेक्ट भी नॉन डूअर है ना। कंसिडर्ड टू हेवन ऑन, कश्मीर की वादियों को माना जाता है कि क्या, हेवन, जन्नत माना जाता है, जन्नत माना जाता है होना, तो जन्नत है ना, तो टू के बाद यहाँ पर कुछ अलग नहीं लग रहा है, यहाँ पर वॉज कंसिडर्ड टू हेवन, कुछ
मतलब निकल रहा है बट कुछ मिसिंग लग रहा है ना, तो टू के बाद आप लगाओगे क्या। आप लोग ध्यान रख लो कि अगर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही हो, मतलब कि वो अगर कोई भी नेचुरल मॉन्यूमेंट हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें आपको टू के बाद बी लगाना है। वॉज कंसिडर्ड टू, इसका करेक्शन क्या होगा, बी। बिफोर वर्ड क्या था, टू। आफ्टर में क्या था, हियरन। समझ गए, पहला वाला इजी है, यहाँ पर हमें बी लगाना है। ओके, आइए अब सेकंड सेंटेंस पे, ऑन अर्थ। इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको जब भी ओमिशन में कोई एडिटिंग करनी होती है, वो आपको सेंटेंस के 2-3 वर्ड के बाद ही मिलती है ज़्यादातर गलतियाँ। ओके, ध्यान रखिएगा, ये देखा जाता है। सैडली इट, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है, उसको मतलब बिल्कुल मार्क करके मत चलो। सैडली इट कम, इट कम, कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैज, हैव या हैड का यूज होना जरूरी होता है। ओके, कम टू बी नून, देखिए यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखो गलती कैसे है, सैडली इट कम, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है। कम टू बी नोन, यहाँ पर भी हेल्प V3 है, क्योंकि वैसे तो उसको लिए बी से काम चल गया है एज अ वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वो प्रेजेंट में भी है ना, तो यहाँ पर आपको लगेगा क्या, इट हैज़ कम टू बी नोन। ओके, यहाँ पर हैव क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी कश्मीर की वैल्यू नहीं है। ओके, तो हैज़ लगेगा यहाँ पर। हैज़, बिफोर वर्ड क्या था, इट। आफ्टर वर्ड क्या था, कम। ओके, समझ गया, कम। नोन एज अ वैली, यहाँ पर तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि वो गलती तो हमें पता चली गई। ऑफ वायलेंस टुडे, यहाँ पर तो गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये फुल स्टॉप के पहले का है ना। विथ इंक्रीज इन टेररिस्ट, कैसे हुआ, विथ इंक्रीज इन टेररिस्ट, मतलब आतंकवादियों का बढ़ाव, आतंकवादियों का बढ़ावा हुआ, विथ इंक्रीज इन टेररिस्ट। यहाँ पर देखिए आपको कुछ अजीब सा लग रहा है ना, विथ इंक्रीज, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिसिंग लग रहा होगा, द, है ना। स्पेसिफिक चीज की बात होती है तो दा लगता है। ओके, और ज्यादातर सेंटेंस जो कि विथ से स्टार्टिंग होते हैं तो उसके बाद दा आप लगाओगे ही लगाओगे। ओके, विथ द इंक्रीज इन एनीथिंग, विथ द इंक्रीज इन योर क्लासेस, विथ द इंक्रीज इन द टाइम। ओके, समझ रहे, विथ द इंक्रीज ऑफ टाइम। ओके, स्टार्टिंग होता है तो वहां पर हम विथ के साथ दा लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बन गया, यहाँ पर तीसरा ओमिशन भी मिल गया हमको, द इंक्रीज, है ना, विथ द इंक्रीज इन टेररिस्ट, आतंकवादियों, स्पेसिफिक बात हो रही है तो दा लगेगा। ओके, अगला देखिए, वायलेंस अदर अनलॉफुल एक्शंस, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ मतलब अजीब सा ही मतलब निकल रहा है इसका, वायलेंस अदर अनलॉफुल एक्शंस। यहाँ पर ना तो कोई कॉमा है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से बात हो रही है। जैसे देखो, वायलेंस या अदर अनलॉफुल एक्शंस, मतलब जो लॉ में नहीं आते उसको अनलॉफुल एक्शंस कहते हैं, ठीक है, इलीगल काम। तो यहाँ पर ना तो कोई कॉमा है ना तो कोई एंड है ना, तो आप यहाँ पर एंड लगा सकते हो, है ना, वायलेंस एंड अदर अनलॉफुल एक्शंस। ओके, इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस, आपको लगना चाहिए कि सेंटेंस में मीनिंग आ रहा है, तो सेंटेंस सही है। वायलेंस यहाँ पर लिखोगे आप, एंड अनलॉफुल एक्शंस, है ना, अब आया मीनिंग। तो देखिए, ये पहली बार जिन लोगों ने ओमिशन देखा होगा, वैसे तो 9th में आप लोगों ने देखा होगा, बट ये ओमिशन सबके मतलब शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो फिर आप लोग बस ध्यान देना कि क्या क्या मिसिंग हो सकता है। वो मैंने पहले भी बताया था कि वर्ब की फॉर्म गलत हो सकती है, कोई हेल्पिंग वर्ब गायब हो सकता है, आर्टिकल गायब हो सकता है, या तो फिर मतलब ओमिशन में आप कुछ भी वो गायब करके दे सकते। तो चलिए अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर के अब लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका जम्बल्ड वर्ड्स या फिर रीअरेंजमेंट। ओके, ये ज़्यादातर बच्चों को आसान भी लगता है और कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है। अगर वो सही ट्रिक से इसे बनाए तो ये बहुत आसान है। ओके, तो इसका सही ट्रिक क्या है, आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे। ओके, उन वर्ड्स में आपको सबसे पहले ढूंढना है एक नाउन या प्रोनाउन, मतलब कोई सब्जेक्ट ढूंढना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब।
ओके। वर्ब में आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे शुरुआत में आप मॉडल वर्ब लगा सकते हो, जैसे विल, शैल, हैज़, हैव। उसके बाद क्या लगा सकते हो, नॉर्मल वाला वर्ब लगा सकते हो, या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इस सेंटेंसेस में ढूंढना है कि नाउन या प्रोनाउन कौन है। तो टीपू सुल्तान क्या है, नाउन है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आप सेंटेंस के हिसाब से नंबरिंग करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1, ऑब्वियसली सब्जेक्ट यही होगा, टीपू सुल्तान। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, ओके। इज 2 हो गया, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ओके। इसके बाद 1 आएगा ऑब्वियसली, देखिए 3, 1 के बाद ऑफ लगता है, इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर, ओके। 4 ये हो गया, 5 सबसे बड़ा वर्ब, ओके। एंड 6 हो गया हमारा लीडर, ओके। क्लियर है। नंबरिंग दीजिएगा तो आसान रहेगा, इसको हम लिख देते हैं, ओके, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। टीपू सुल्तान इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर, ओके। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। तो देखो मेरे चांद, आप पहले बताओ इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसमें ढूंढो कि नाउन क्या है। नाउन है हमारा संदलवुड, है ना, चंदन की लकड़ी, संदलवुड। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, इज, ऑब्वियसली इज होगा। संदलवुड इज, फॉर तो लगा नहीं सकते आप, बर्निंग भी लगा नहीं सकते, संदलवुड इज बर्निंग फॉर नहीं ना बनेगा। संदलवुड इज गुड, संदलवुड अच्छा है। किस चीज के लिए अच्छा है, फॉर बर्निंग, जलाने के लिए अच्छा है, अच्छा ईंधन है। 4, 5। देखिए मैं थोड़ी सी चाइनीज लिखता हूँ तो समझ लीजिएगा आप। संदलवुड इज गुड फॉर बर्निंग, ओके। तीसरा देखिए, सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है। यहाँ पर क्या होगा, नाउन प्रोनाउन क्या है, पेन है ना नाउन, ओके सॉरी, ये तो पैसिव सेंस में है ना, हैज़ है, बिन है, ब्रोकन है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, हैज़ के साथ बिन लगा है इसका, तो ये पैसिव फॉर्म में है। तो फिर इसको आप बनाओ, कैसे बनाओगे, जल्दी बनाओ इसको। दिस पेन हुआ, ये कलम, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, है ना। आप स्ट्रक्चर देख लो किसी भी सेंटेंस को बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी ले सकते हो, समझ रहे हो आप, मॉडल ले सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब ले सकते हो, ओके, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, लास्ट में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, है ना। तो दिस पेन, ये हमारा बन गया क्या, सब्जेक्ट। 1, 2। हैज़ के साथ ब्रोकन नहीं लगाओगे, हैज़ के साथ आप बिन ही लगाओगे पैसिव में, याद रखिएगा, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, ओके। ये हो गया क्या, 3। दिस पेन हैज़ बिन ब्रोकन, आसान है ना। देखिए इसको लिख लीजिए आप। अभी मैं जापानीज लिखने वाला हूँ, दिस पेन हैज़ बिन ब्रोकन, ये पेन टूट गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसीलिए हैज़ के साथ बिन लगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप ढूंढिए नाउन या प्रोनाउन क्या है, ओके। किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, इंडियन अथॉरिटीज़ मिला के देखिए, और स्पेसिफिक चीज़ की बात होती है तो क्या लगता है उसमें, दा लगता है ना। तो फिर द इंडियन अथॉरिटीज़, फिर क्या लगाओगे, कंसर्न नहीं ना, आर, इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, आर रियली, सचमुच कॉन्सर्ट, ओके। क्लियर हो गया। देखिए इसका क्या बनाएंगे, द इंडियन अथॉरिटीज, बस खुद से सीखिए, खुद से दिमाग लगाइए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस। अगर आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो वो सेंटेंस सही होगा, आपको पढ़ने में सही लगना चाहिए खुद से। द इंडियन अथॉरिटीज आर रियली कॉन्सर्न्ड, क्लियर है, ओके। 4th लीजिए, इसमें आप ढूंढिए नाउन प्रोनाउन क्या है। नाउन है हमारा, सॉरी प्रोनाउन है हमारा दे, स्टार्ट सेंटेंस होगा हमारा दे से, दे यूनिवर्स ना, नहीं बन रहा, बात नहीं बन रहा हमारा। दे ट्रैवल, वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, थ्रू, दे ट्रैवल थ्रू, किसके द्वारा, थ्रू
कहाँ से ट्रैवल करते हैं? आ वेरी स्पेशियस यूनिवर्स, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स, स्पेस बहुत रहता है ना, उसमें बहुत जगह रहती है। द ट्रैवल थ्रू, वो लोग ट्रैवल करते हैं कहाँ से? आ वेरी, बहुत स्पेशियस, आ वेरी, ओके। ये होगा क्या हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, स्पेशियस यूनिवर्स। द ट्रैवल थ्रू अ वेरी स्पेशियस यूनिवर्स, वो लोग ट्रैवल करते हैं कहाँ? बहुत बहुत जगह वाले यूनिवर्स में। इजी है ना? तो आप लोगों के लिए एक और सेंटेंस मैं लेकर आया हूँ। ये सेंटेंस आप लोगों को अभी बनाना है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट, और फिर आपको कोई भी वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट में आप क्या लगा सकते हो? नाउन या प्रोनाउन, ओके। तो यहाँ पर ढूंढो कि नाउन या प्रोनाउन है क्या आपके लिए है। बताओ। डिज्नीलैंड है ना, ये हमारा क्या है? नाउन। तो सबसे पहले आप डिज्नीलैंड सुनो, और फिर डिज्नीलैंड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? इज डिज्नीलैंड इज। फिर आप क्या लगाओगे? वर्ब लगाओ। इज माई फेवरेट, मेरा फेवरेट, ओके। तो डिज्नीलैंड, फिर आप सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब लगा दोगे, फिर आपको बाकी का सेंटेंस आराम से बन जाएगा। जैसे बना लो, डिज्नीलैंड इज माई फेवरेट अम्यूजमेंट पार्क, है ना? आसान है, बचा क्या? वही बना देंगे, अम्यूजमेंट पार्क। डिज्नीलैंड इज माई फेवरेट अम्यूजमेंट। फिर से लिखने शुरू करी मैंने जापानीज, ओके। तो आप लोग को तो वैसे आदत हो ही गई होगी मेरी राइटिंग की। तो अब आप लोगों को रीअरेंजमेंट या फिर जंबल्ड सेंटेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अगर कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बुक्स मार्केट में बहुत अच्छी चलती हैं, ओके। पहला है हमारा CBSE के लिए जो बना है, बिल्कुल उसमें ना आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और एडुकार्ट एक सैम्पल पेपर का नाम है। उस सैम्पल पेपर में ना जो आपको नए सिलेबस में चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस भी उसमें लिखे हैं, और उसमें जो नए तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में जो जो चेंजेस हुए वो सब उसमें हटा दिए गए हैं, ओके। तो वहाँ पर अगर उससे आप पढ़ोगे तो आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, है ना? जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। वैसे एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं था, वैसे भी 2-3 मतलब 10 नंबर का ही मैक्स टू मैक्स चीज़ें कटी हुई हैं। CBSE ने आपको मिठाई ज़रूर दिया है, पर वो थोड़ा सा दिया, ठीक है। होता नहीं, प्रसादी के लिए थोड़ा सा देता है, वही दिया है। तो फिर ज़्यादा छूट नहीं मिली आप लोगों को, बस उन चैप्टर्स कट हुए हैं जो कि पहले से ही बहुत कम मार्क्स थे उसके। मार्कशीट अगर उनके देखिएगा ब्लूप्रिंट, तो फिर उनमें बहुत कम नंबर थे, वही सब चैप्टर्स कम हुए हैं, ओके।